हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन का वीडियो नंबर 7, जो कि है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ इसको पढ़ने से पहले इसी के जैसा एक टर्म होता है हमारी केमिस्ट्री में, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न। पहले हम लोग देख लेते हैं डिफ्यूज़न क्या होता है। ऑस्मोसिस को हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो डिफ्यूज़न के लिए अगर हम देखना चाहें, द नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू मेम्ब्रेन। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी सब्सटेंस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव हो जाता है किसी मेम्ब्रेन से होता हुआ, उसको हम लोग डिफ्यूज़न बोलेंगे। थोड़ा सा डायग्राम की सहायता से समझते हैं इसको एक बार। तो डायग्राम हमने एक बना रखा है, देखिए ये छोटा सा डायग्राम बनाया है, बड़ा ही अच्छा। हाँ, इसको देखिए इधर। तो ये जो डायग्राम आपका बना हुआ है, एक डब्बा जैसा बना लिया। इसमें क्या किया, इसके दो पोर्शन कर दिए, इधर एक मेम्ब्रेन लगा दी। मेम्ब्रेन मतलब एक चीज लगा दी इसमें, जिसमें जालीदार जो छेद युक्त है, ठीक है, छेददार एक चीज लगा देते हैं। तो क्या होता है कि इधर के पार्टिकल इधर और इधर के पार्टिकल इधर जाने लगते हैं। लेकिन डिफ्यूजन में आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। अब यहाँ आपके पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन C1 और सॉल्यूशन 2। तो यहाँ सॉल्यूशन 1 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन सेकेंड। अब यहाँ सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो इधर सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा हैं क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको ऊपर दिख रही है ज़्यादा है। आपसे पूछा था कि सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन किस सॉल्यूशन में ज़्यादा है, तो आप बताओगे सॉल्यूशन नंबर 2 में। अच्छा, ठीक है। तो होता क्या है कि इस मेम्ब्रेन से सॉल्यूट के पार्टिकल इधर जाने लगते हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर जाने लगेंगे, सॉल्यूट सॉल्यूशन 1 की तरफ और सॉल्यूशन 1 से 2 की तरफ, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप देख रहे हैं दोनों ही पार्टिकल सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही इसमें कहाँ जा रहे हैं, आर पार होकर के दूसरी जगह दूसरे सॉल्यूशन में मिक्स। तो अब आपसे एक अगर क्वेश्चन पूछ दें हम कि डिफ्यूज़न में क्या होता है कि C1 से C2 की तरफ पार्टिकल जाएंगे या C2 से C1 की तरफ पार्टिकल जाएंगे या फिर दोनों ही तरफ पार्टिकल जाएंगे। तो इसका सीधा सा आंसर आपको दिख रहा होगा। आपसे हमने कहा कि हायर से लोअर की तरफ पार्टिकल्स मोशन करेंगे, मूव होंगे। तो इधर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो इधर को सॉल्यूट पार्टिकल जाने लगेंगे और इधर को सॉल्वेंट पार्टिकल। आपसे अगर उस क्वेश्चन का आंसर कोई पूछता तो दोनों ही तरफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही मूवमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपने क्लियर कर पाया होगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है, जिसमें सॉल्यूट का परसेंटेज या सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो आपका कैसा सॉल्यूशन रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन। और जिसमें सॉल्यूट का परसेंटेज कम होता है वो आपका रहेगा डाइल्यूट सॉल्यूशन या, ठीक है। उसके बाद में अब आपसे पूछ दें इधर को इसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट किस में एक्सेस है, तो आप सॉल्यूट की मात्रा किस में ज़्यादा है, सॉल्यूशन 1 में, और सॉल्वेंट किस में एक्सेस है, सॉल्यूशन 2 में, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे। अब हम थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं डिफ्यूजन। तो हमें समझ में आया डिफ्यूजन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल इधर उधर मूव करते हैं। क्यों, क्योंकि जो जाली होती है इसकी जो मेम्ब्रेन है इसमें जो होल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इधर से उधर जाते रहते हैं। अब बात करते हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या होती है,
इसके लिए हम देखते हैं एक छोटा सा डायग्राम, उसके बाद में सब क्लियर हो जाएगा। ऑस्मोसिस, वही पुराना काम, C1 और C2, C1 इज ग्रेटर देन C2 और C2 जो ये है वो C1 से छोटा है, यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन इससे सॉल्यूशन नंबर 2 से ज़्यादा है। अब इसमें थोड़ी सी महंगी वाली मेम्ब्रेन लगी होती है जिसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेमी मीन्स आधी, परमेबल मीन्स परमिट करे, मेम्ब्रेन मीन्स जाली भी बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल सकते हो इसको। जाली जैसी कोई चीज़ या छेद जैसी, छेद वाली कोई चीज़, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन में होता क्या है कि इसके जो पोर्स होते हैं, इसके जो होल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं? आप अगर किसी सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूट के पार्टिकल्स से छोटे होंगे। क्यों? क्योंकि वो उसको, उस सॉल्यूट को अपने अंदर घोल लेता है। अब देखिए, अब सॉल्वेंट जो है इसके पार्टिकल एज कंपेयर्ड सॉल्यूट पार्टिकल छोटे होंगे। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करता है, केबल और केबल सॉल्वेंट को इधर दूसरी तरफ भेज सकता है, यानी जो सॉल्वेंट है वो केवल लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन, हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा सकता है। ऐसा नहीं होगा डिफ्यूजन में। क्या था डिफ्यूजन, आपने देखा तो दोनों ही इधर उधर जा रहे थे, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती है, केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही पार जाने देती है। ठीक है, तो यहाँ से अब इसमें देखो, यहाँ देखो, डू नॉट परमिट मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी जो SPM जो होता है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये सॉल्यूट पार्टिकल्स को परमिट नहीं करता है अपने से गुजरने के लिए। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। एनिमल मेम्ब्रेन हो गया, आपका हो गया सेलोफिन। सेलोफिन आपका जो सेल्यूलोज से मिलके बना होता है। अब ये जो दोनों हैं इनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है ये लैब में यूज़ करना, तो इसके लिए क्या किया गया, एक ऐसे ही सिंथेटिक या आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बनाई गई जिसको कॉपर फेरोसाइनाइड नाम दिया गया। अगर फॉर्मूला लिखना चाहो, Cu2FeCN6, कॉपर फेरोसाइनाइड, ये आपकी सिंथेटिक या आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में सिर्फ इतना ही अंतर था जो आपने अभी देखा। क्या अंतर था? डिफ्यूजन में दोनों ही पार्टिकल्स इधर से उधर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर उधर जा सकते थे, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या था, केवल सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स एक तरफ से दूसरी तरफ को जा पा रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद में अब हम जानते हैं थोड़ा सा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम जैसा डायग्राम इस तरह से क्रिएट करेंगे जिसमें क्या है कि इधर ये सॉल्यूशन है आपका और इधर केवल प्योर सॉल्वेंट भरा है। प्योर सॉल्वेंट मीन्स जिसमें किसी भी तरह की दूसरी इम्प्योरिटी नहीं हो, यानी उसमें केवल और केवल सॉल्वेंट के ही पार्टिकल प्रेजेंट हो। अब क्या करते हैं, इसमें एक हम लोग पिस्टन लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, पिस्टन लगा देंगे और इधर SPM लगाएंगे। तो आपको पता है इधर के जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं वो किधर जाने लगेंगे, सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, अब सॉल्यूशन की तरफ जाने लगेंगे। अब बात करनी है हमें ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो इसको देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन कैन बी स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग सम extra pressure over solution side is called osmotic pressure। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा अब हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ से। कैसे कि अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये इधर सॉल्वेंट पार्टिकल इधर को मूव करने लगे। अब मूव करने लगे तो क्या है, ये जो पिस्टन है अगर इससे हम प्रेशर को बढ़ा दें, ठीक है, अब जब इसको हम बढ़ा देंगे तो बढ़ाने पे क्या होगा कि जो ऑस्मोसिस थी, सॉल्वेंट पार्टिकल जो थे, अब ये इधर से प्रेशर पड़ेगा तो ये वापस होने लगे। वापस मतलब ये इधर से इधर आना,
बंद हो जाएंगे, और जब बंद हो जाएंगे तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम लोग लगा रहे हैं इस पिस्टन के द्वारा, जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम लोग इस पे अप्लाई कर रहे हैं सॉल्यूशन पे, वही इसका क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पाई से। ठीक है, तो इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हम देख सकते हैं। द एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सॉल्यूशन साइड विच स्टॉप्स ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन की साइड में जो हम लोग एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं और जिससे एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने पे ऑस्मोसिस रुक जाता है, उसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको एक डायग्राम के द्वारा। इधर आपका ये डायग्राम है सॉल्यूशन, इधर सॉल्वेंट का ये SPM लगा हुआ है, आपको पता है। इधर से सॉल्वेंट के पार्टिकल इस तरफ को मूव करेंगे, यहाँ एक पिस्टन लगाया और इधर भी आपका एक ये खोल दिया इसको थोड़ा सा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि इधर जो सॉल्वेंट पे पार्टिकल, सॉल्वेंट पे जो प्रेशर होगा वो कम से कम ATM प्रेशर तो होगा ही, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इस पे बनता ही है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब PATM इस पे होगा, और इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। दोनों तरफ प्रेशर जब एक सेम एटमॉस्फेयर में तो PATM तो इक्वल ही होगा। लेकिन अब आप बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो PATM में कितना प्रेशर और ऐड कर दें जो कि ये ऑस्मोसिस रुक जाए, तो हम लोग इसको मान लेते हैं पाई। और यही पाई जो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है, क्योंकि PATM इधर भी है और PATM इधर भी है। यही आपकी जो पाई है वो एक्स्ट्रा प्रेशर है। ठीक है, तो पाई प्रेशर अगर हम अप्लाई कर दें तो ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो इसमें बंद हो जाएगी। एक्सपेरिमेंटली देखा गया, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, कैपिटल M, दैट मीन्स मोलैरिटी के। जो पाई होती है वो मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। और आपको ये भी पता है पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, T इन केल्विन, एंड टेम्परेचर किसमें होना चाहिए? केल्विन में। तो यहां से हम निकाल लेते हैं पाई इक्वल MRT, वेयर पाई इक्वल है ऑस्मोटिक प्रेशर, M इक्वल है मोलैरिटी, R इक्वल है आपका सॉल्यूशन कांस्टेंट। क्या है? सॉल्यूशन कांस्टेंट। और T जो है वो है आपका टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ R की वैल्यू हम वही रखेंगे जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू रखते थे, 0.0821 ATM लीटर। ठीक है, इस वैल्यू को ही हम लोग इसमें पुट करेंगे पर मोल केल्विन। ठीक, इतना करने के बाद अब आप देखिए एक चीज को याद करने की भी जरूरत नहीं, जो पिछली साल आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। यहाँ पे पाई क्या है? प्रेशर है। तो ये आइडियल गैस, ये गैस इक्वेशन से ही देखो मिलता जुलता है, प्रेशर है। M क्या होता है? मोलैरिटी, दैट मीन्स NYV, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इनटू RT। तो ये क्या हो गया आपका PV इक्वल NRT। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो लगभग सेम गैस इक्वेशन के जैसा ही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे R को यूज करते हैं। इसको सॉल्यूशन कांस्टेंट तो बोलते ही हैं, R इसलिए यूज कर लेते क्योंकि ये गैस कांस्टेंट के ही इक्वल होता है। अब एक बार फिर से इन टर्म्स को आप लोग देख सकते हैं। पाई क्या है यहाँ पे? ऑस्मोटिक प्रेशर किसमें? ATM में। M मोलैरिटी, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में, R है आपका सॉल्यूशन कांस्टेंट, और R की वैल्यू यहाँ पे जो लगाएंगे वो आप यूज करेंगे 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन। ठीक है, इतना आप यूज करेंगे। अब आपको प्रेशर हमेशा ATM में ही होना चाहिए लगभग, तो इसको कन्वर्जन इसका देख लेते हैं एक बार। तो 1 ATM इक्वल होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, और ये इस 1 ATM के ही इक्वल ये होता है 1.01 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर के।
और ये अगर इसको हम लोग बार में डिनोट करना चाहें तो ये बार में 1 एटीएम अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 1.01 बार के। ठीक है, तो 1 बार इक्वल होता है 0.9870 एटीएम। ठीक है, ये भी अप्रोक्सीमेटली लगभग एक एटीएम के ही बराबर है। इसको हम चाहें तो न्यूमेरिकल में एक बार अगर दिया है तो इसको हम कहीं कहीं पर 1 एटीएम के इक्वल लिख सकते हैं। अब 1 एटीएम इक्वल अगर एमएमएचजी में तो 760 एमएमएचजी या फिर 760 टॉर। ये टॉर यूनिट होती है प्रेशर की, एमएमएचजी भी यूनिट है, एटीएम भी यूनिट है, वार भी यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर भी यूनिट है और पास्कल भी, सारी की सारी आपकी प्रेशर की ही यूनिट्स है। तो यहाँ से आप लोगों ने प्रेशर का कन्वर्जन सीखा। इसको आप चाहे तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। वैसे आप चाहते तो इसको सीख सकते थे। आपका चैप्टर 5 जो रहा होगा फर्स्ट ईयर में गैसियस स्टेट में, इसमें इसको बताया जाता है और बड़ा ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। चलो अब ऑस्मोटिक प्रेशर पे हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं। वो न्यूमेरिकल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपका, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू 5% weight by volume cane sugar solution at 15 degree Celsius. Molar mass of cane sugar equal 342. आपको क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। किसका, 5% वेट बाई वॉल्यूम। वेट बाई वॉल्यूम उधर पिछले वाले में क्या आता था, मोलैलिटी वाले में वेट बाई मास आता था। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या लगाया आपने, पाई इक्वल MRT। यू नो 5% इक्वल होता है 5 ग्राम केन शुगर इन 100 ml, क्योंकि ml यहाँ पे इसलिए लगाया कि यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है। अगर किलोग्राम की होती तो ग्राम लगाते ऑफ सॉल्यूशन, यानी 5 ग्राम केन शुगर जो है वो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो आपको ये पता है पाई इक्वल हो जाएगा N/V/RT। ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो पाई इक्वल हम लिख सकते हैं WV इंटू RT अपॉन V इंटू MB। MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर ये आपको लीटर में देना है, अगर ये आपको ml में दिया है तो आप क्या करेंगे, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रखते हैं वैल्यूज रखो। तो WV कितना था, 5 ग्राम। R की वैल्यू आपको बता रखी है, पहले ही कांस्टेंट है 0.0821। और ये आपका 288 कैसे आया वो और देख लो। 273 आपका होता है एब्सोल्यूट, प्लस 15 था, तो जब इसको ऐड करेंगे तो 288 केल्विन आएगा। और 1000 का मल्टीप्लाई इसलिए कर देते हैं क्योंकि ये जो वॉल्यूम था आपका 100 ml में था। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 3.4 ATM के। आप लोग घबराएं नहीं, अप्रोक्सीमेटली अगर आता है किसी का 3.6 भी आ सकता है, 3.5 भी आ सकता है, 3.321 भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेटर मत यूज करना है इसमें केवल बस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जो आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर मीन्स ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 2.6 into 10⁻³ ATM at 300 Kelvin। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ पॉलीमर। ध्यान रखना पॉलीमर है तो इसका मोलर मास बहुत ज्यादा आएगा, हजारों में आएगा। आपको ऑप्शन दे देते हैं, 50,000 आ गया, 60,000, 70,000, 80,000, ये आपके ऑप्शन से देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और वहीं से शुरुआत करेंगे। आपको पता है पाई इक्वल क्या दे रखा है, WV
इंटू RT इंटू 100 अपॉन V इंटू MB। आप लोग टेंशन ना लीजिए, ये जो फॉर्मूला है वो एक्सप्रेस्ड फॉर्म है। क्या है? एक्सप्रेस्ड फॉर्म है किसकी? MRT की। और ये सिंपल फॉर्म है, इससे आप आराम से कर सकते हैं किसी भी चीज को, है ना। पहले आपको W भी पता है, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, R कांस्टेंट है, सॉल्यूशन कांस्टेंट, T टेम्परेचर 1000, इसलिए लगाया कि ये वॉल्यूम ml में दिया होगा, और V वॉल्यूम है, MB क्या है? मॉलिक्यूलर मास, जो आपको दिया होता है। लेकिन इस बार क्या करना है? आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो MB इधर चला जाएगा पाई के साथ। अब वैल्यू हमें पाई MB की निकालनी, तो पाई किसकी जगह आ जाएगा? MB की जगह पे। अब हम लोग MB को कैलकुलेट करते हैं। MB इक्वल 126 इंटू R की वैल्यू 0.0821 इंटू 300 केल्विन टेम्परेचर था, और 1000 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये 200 सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है। और उसके बाद में 2.6 इंटू 10⁻⁻3, जो कि आपकी किसकी वैल्यू थी? पाई की वैल्यू थी, है ना। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 60,000 के इक्वल आएगा। किसी का 61,000 आ सकता है, 62,000 आ सकता है, मतलब 60,000 के ही इक्वल में आएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ठीक है। तो इसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है कि हमारा कैलकुलेशन गलत हो गई या हमारा आंसर सही नहीं आया। तो आप ये फिजिकल केमिस्ट्री है, बस ध्यान ये रखना है कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे आप लोग। आंसर जो है अप्रोक्सीमेट में आ रहा है तो आपका वो सही माना जाएगा, बोर्ड में आपका आंसर गलत नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, इसमें कई तरह के सॉल्यूशन बनते, 2-3 तरह के। पहला होता है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कभी कभी। आइसोटोनिक क्या होते हैं? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है। और टेम्परेचर तो अपने आप ही सेम होगा, क्योंकि दो एक्सपेरिमेंट दो सॉल्यूशन पे किए जा रहे हैं, तो सेम टेम्परेचर पे ही करेंगे। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट सॉल्यूशन पाई 1 मान लो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, सेकंड का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2। तो इसको M1R T1 कर दो, इसको M2R T2 कर लिया। अब आपको पता है टेम्परेचर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, R सेम है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपका क्या है? M1 बराबर M2। तो यहाँ आइसोटोनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको ध्यान से पढ़ना। सम सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसोटोनिक क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है वो क्या कहलाते हैं? हमारे आइसोटोनिक। तो पाई 1 इक्वल पाई 2, इसको वैल्यू रखी फॉर्मूले, तो M1 इक्वल M2 आ जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी सेकेंड टाइप की, हाइपोटोनिक, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें क्या होगा? पाई 1 इज लेस देन पाई 2। इंपॉर्टेंट थिंग, पाई 1 इज लेस देन पाई 2। हाइपो का मतलब यहाँ हो जाता है कम हो, ठीक है। और अगला आता है आपका हाइपरटोनिक, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी इसमें जो पाई 1 है वो पाई 2 से बड़ा होगा। यानी पाई 1 की जो वैल्यू आएगी, पाई 1 फर्स्ट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेकेंड सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा। अब एक थोड़ी देर के लिए आपका ये आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन था इस पे एक न्यूमेरिकल है, कर लेते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल है और सरल भी है। ए 5% केन शुगर, अरे फिर ये आ गया, आप लोग बड़ा टेंशन में होंगे, केन शुगर पीछा नहीं छोड़ रहा है ना। 5% केन शुगर W/V, मतलब वेट बाई वॉल्यूम, केन शुगर सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक के लिए R इक्वल T इक्वल विद 0.877% यूरिया। दूसरा आपका सॉल्यूशन क्या है? यूरिया का। इफ मोलर मास ऑफ शुगर इज 342, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ यूरिया। अब आपको बड़ा हंसी आ रही, सर ये क्या पूछ दिया। अब तो इसको तो हम ऐसे भी कर सकते थे, NH2CO NH2 से। सब काफी सारे बच्चों को इसका आंसर भी पता होगा, फिर भी इसको करके देख लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली 60 के इक्वल आएगा, है ना। करके देखते हैं।
आइसोटोनिक है, दैट मीन्स पाई 1 इक्वल पाई 2, M1 RT1 इक्वल M2 RT2, तो M1 इक्वल हो जाएगा यहाँ पे M2। तो यहाँ देखिए 5% केन शुगर, W वेट अपॉन वॉल्यूम, मतलब 5 ग्राम केन शुगर इन 100 ml सॉल्यूशन। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसको कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, यूरिया के लिए देख लो, तो 0.877% था, तो इसका मतलब 100 ग्राम में इतने ग्राम 0.877 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। तो वही पुराना नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मोलैरिटी, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ M1 था तो N1 अपॉन V1, N2 था N2 अपॉन सॉरी M2 था तो N2 अपॉन V2। अब आप देख रहे हो वॉल्यूम सेम है, कितना बन रहा है 100 ml ये भी है और आपका इधर वाला भी 100 ml है वॉल्यूम। ठीक है, तो जब वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम भी कट गया। तो n निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं कैसे, मास नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास, यही फॉर्मूला होता है। तो आपको मास 5 दिया था, मोलर मास 342 होता है केन शुगर का। और उसके बाद में आप ये इधर देखिए, इसका मास दिया यूरिया का 0.877, इसका मोलर मास हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, इसको हम x मान लेते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल 60 आएगी, जो कि आप लोग उससे क्या नाम ये फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते थे। 60 से कुछ पॉइंट में इधर उधर आता है, तब भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब एक नया टर्म आ गया, एनसीईआरटी इसको एक्सप्लेन करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको शॉर्ट में हम लोग पढ़ते हैं RO। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा RO, बिल्कुल सही, वाटर प्योरीफायर, वही RO है। अब यहाँ RO क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब कि ऑस्मोसिस जो है वो अब उल्टी तरह से चलने लगे। पहले क्या था, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे, अब क्या हो जाए, अब वो कैसे होता है वो देख लो। पहले भाई सेटअप बनाया पहले जैसा, बड़ा ही महंगी प्रोसेस होती है ये। तो पहले जैसा सेटअप बनाया, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब हमने क्या किया कि पहले तो प्रेशर लगाया पाई तक, P-ATM प्लस पाई, तो इससे ऑस्मोसिस रुक गई। और अगर उस प्रेशर को थोड़ा और बढ़ा दें तो क्या होगा, इधर के जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरफ को मूव करने लगेंगे। सॉल्यूशन के जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे वो सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लगेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसमें लिख सकते हैं एट P-ATM प्लस पाई ऑस्मोसिस स्टॉप्ड। जब आपने टेम्परेचर कितना कर लिया था, पीछे देखा था, P-ATM प्लस पाई जब किया तो ऑस्मोसिस क्या हो गई, रुक गई थी। ठीक है, लेकिन जब इफ वी अप्लाई मोर प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड, जब हम लोगों ने सॉल्यूशन साइड में ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया, यानी एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, तो क्या बना हमारा, एक नई प्रोसेस शुरू हो गई जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से जानते। ध्यान ये रखना है कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। रिवर्स ऑस्मोसिस कैसी प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी ये अपने आप नहीं होती। इसमें क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि आप इसमें प्रेशर बढ़ा करके, वो एक्सटर्नल एजेंट क्या है इसमें, प्रेशर। तो जब ये प्रेशर इंक्रीज करेंगे वैसे ही रिवर्स ऑस्मोसिस होना शुरू हो जाती है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, और आप हमें देख रहे हैं आपके प्यारे चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड पे, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी कमियां लगें उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। गुड बाय।